एक युवा समुद्री डाकू और उसका दल खोए हुए खजाने की तलाश में एक साहसिक यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समुद्री राक्षसों और शक्तिशाली दुश्मनों को हराना होगा। आज हम 20/23 साल पहले बंदरगाह शहर लोगान टाउन में वन पीस लाइव एक्शन की कहानी दोहराने जा रहे हैं। गोल्ड रोजर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी सजा काट ली। वो समुद्री डाकुओं के राजा के रूप में जाना जाने लगा और कई वर्षों की खोज के बाद नौसेना के वाइस एडमिरल गार्ड अंततः उसे पकड़ने में कामयाब रहे। आपराधिक सोना माने जाने के बावजूद रोजर के पास था। उसके नष्ट होने से पहले उसके अनुयायियों की एक बड़ी संख्या थी। उसने एक सुराग देने का फैसला किया कि उसका पौराणिक खजाना कहां पाया जा सकता है। प्रशंसकों और नफरत करने वालों की भारी भीड़ के सामने समुद्री डाकू ने ग्रैंड लाइन पर एक टुकड़ा छुपाने का दावा किया और वादा किया कि जो कोई भी इसे ढूंढेगा उसे प्रसिद्धि, धन और शक्ति मिलेगी। अपने अंतिम शब्द कहने के बाद रोजर को हटा दिया गया। समुद्री डाकुओं का महान युग शुरू हुआ। आशा से भरे पुरुष और महिलाएं समुद्री डाकू राजा के खोए हुए खजाने की तलाश में समुद्र में निकल पड़े। उनमें मंकी डी लफी भी शामिल था, एक युवक जिसने बचपन से ही वन पीस खोजने का सपना देखा था। उसे बस एक वफादार दल और एक जहाज की जरूरत है क्योंकि उसकी नाव डूब रही है और वह तैर नहीं सकता। समुद्र में समा जाने से बचने के लिए युवक को एक बैरल के अंदर छिपना पड़ता है और जब तक नाव उसे बचाने का फैसला नहीं करती तब तक लहरें उसे बाहर ले जाती हैं। समुद्र में कुछ दिनों के बाद उसका बैरल दो समुद्री डाकू जहाजों के बीच युद्ध क्षेत्र के बीच में समाप्त हो जाता है। उनमें से एक कैप्टन अलविदा का है जो नौसेना द्वारा वांछित भगोड़ा है और उसके सिर पर 5 मिलियन जामुन का इनाम है। दुश्मन के जहाज को नष्ट करने के बाद महिला अपने चालक दल को सभी आपूर्ति बैरल को अपने जहाज पर वापस ले जाने का आदेश देती है और उनमें से बैरल भी है। उनका लफी छिपा हुआ है। समुद्री डाकुओं और विशेष रूप से कैप्टन अलविदा से नफरत करने के बावजूद कोबे को उसके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, अन्यथा उसे पानी में फेंके जाने का जोखिम है। उस रात पकड़ में काम करते समय युवक ने एक शोर सुना और उसे पता चला कि जहाज पर एक घुसपैठिया है। जब वो उसे देखता है, लफी अपना परिचय देता है और समुद्री डाकू होने का दावा करता है। जैसे ही उसे एक जहाज मिलता है, वह ग्रैंड लाइन तक जाने की योजना बनाता है, जिसे शिप ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। अपने कप्तान के जागने से पहले युवक को भागने में मदद करने के प्रयास में कोबे उसे एक लाइफ बोट चुराने में मदद करता है, लेकिन लफी ने गलती से पूरे दल को जगा दिया। यह मानते हुए कि कोबे ने उसे धोखा दिया है, अलविदा उस पर हमला करती है, लेकिन लफी युवक को मारने से रोकने में सफल हो जाती है और चालक दल को खत्म कर देती है। लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति आक्रमणकारी पर गोली चलाता है, जिस बिंदु पर चालक दल को पता चलता है कि लफी का शरीर रबर से बना है। उसकी खिंचाव की क्षमता उसे अलविदा के सभी हमलों को एक ही झटके में चकमा देने की अनुमति देती है। वो महिला को जहाज से फेंक देता है। उस दिन कोबे अंततः उन समुद्री लुटेरों से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है जिन्होंने उसे पकड़ लिया था और लफी के साथ ग्रैंड लाइन की ओर चला जाता है। यात्रा के दौरान कोबे अपने नए दोस्त से पूछता है अपनी शक्तियों की उत्पत्ति के बारे में, इसलिए युवक ने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। एक बच्चे के रूप में लफी का सपना शैंक्स गिरोह में शामिल होना और अपने दल के साथ समुद्र में यात्रा करना था। हालांकि वो लड़का नौकायन के लिए बहुत छोटा था और हमेशा अपने दोस्त को यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो समुद्री डाकू बनने के लिए तैयार था। इनमें से एक प्रयास में उनके चेहरे पर ऐसी चोट लग गई जिसका निशान उन्हें जीवन भर रहेगा। अपने घावों को सिलने के बाद लफी उन खजानों को खंगालने जाता है जो चालक दल को उनके आखिरी अभियान में मिले थे और उसे खाने के बाद एक रहस्यमय फल मिलता है। वह युवक है उस बार के करीब जहां शैंक्स और उसके आदमी हैं। उस पल में हर किसी को पता चलता है कि उसने महाशक्तियां हासिल कर ली हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिना जाने ही लफी ने एक अकुमा खा लिया, मुझे पता है, जिससे उसे अपने शरीर के हर हिस्से को फैलाने की क्षमता मिल गई। अपने रहस्य का खुलासा करने के बाद युवक कोबे से पूछता है कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है और उसे पता चलता है कि युवक का सबसे बड़ा सपना लोगों की रक्षा के लिए एक नौसेना अधिकारी बनना है। अपने सपने को साकार करने में मदद करने के विचार से उत्साहित होकर लफी ने अपना मार्ग बदलने का फैसला किया और निकटतम नौसेना बेस की ओर रवाना हो गया। तो साथ ही अपने मित्र को भी अनुमति दें। नौसैनिकों के एक समूह में शामिल होने के लिए उसके पास एक नक्शा चुराने का भी मौका होगा जो उसे ग्रैंड लाइन तक ले जाएगा। जब वे शैलों के शहर में पहुंचते हैं तो ये जोड़ा अपना मिशन शुरू करने से पहले खाने के लिए एक रेस्तरां में जाने का फैसला करता है। वहां उन्हें रोरोनोआ जोरो नामक एक तलवारबाज दिखाई देता है और एक छोटी लड़की उसे गुस्से की एक प्लेट देने के लिए उसके पास आती है। उसी समय रिका गलती से हेलमेट पो पर खाना गिरा देती है और वह आदमी क्रोधित हो जाता है। भोजन पर कदम रखने के बाद वो लड़की को धमकाता है और जोरो का गुस्सा भड़काता है। कुचले हुए भोजन का एक टुकड़ा खाने के बाद तलवारबाज रसोई में उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है और हेलमेप्पो को उस एंगविरस को खाने का आदेश देता है जिस पर उसने कदम रखा था। ये सुनकर युवक अपना कैटाना निकालता है और जोरो पर हमला करता है, जो जोरो से अपनी तलवार निकाले बिना ही उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। जब वे देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन के बेटे पर हमला हो रहा है तो अन्य अधिकारियों ने तलवार चलाने वाले पर हमला कर दिया, लेकिन हरे बालों वाला युवक अपनी तलवार निकाले बिना आसानी से उनसे छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। लड़ाई के दौरान नामी नामक एक युवा लड़की ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक नौसैनिक पर हमला करती है और उसे एक छिपने की जगह में खींच लेती है ताकि वह उसकी वर्दी चुरा सके। उसके द्वारा मचाई गई सारी अराजकता के बाद जोरो कैप्टन मॉर्गन से मिलने जाता है जो बेस का प्रभारी है। युवा तलवारबाज एक इनामी शिकारी के रूप में अपना जीवन यापन करता है और उसने पैसे इकट्ठा करने के लिए एक भगोड़े का सिर काट लिया है। जब वो ईस्ट ब्लू में सबसे खूंखार समुद्री डाकू शिकारी से मिलता है तो मॉर्गन उसे युद्ध में उसके अविश्वसनीय कौशल के लिए बधाई देता है और कहता है कि उसने जिस भगोड़े को पकड़ लिया है उसके लिए वो इनाम देगा। लेकिन सबसे पहले तलवारबाज को नौसेना के सैनिकों के एक समूह पर हमला करने के लिए सजा काटनी होगी।
यदि वो अपना पैसा प्राप्त करना चाहता है तो जोरो को 7 दिन आंगन में लटकते हुए बिताने होंगे, और यदि वो अपनी सजा काटने से इनकार कर देता है तो वह कभी भी इनामी शिकारी के रूप में काम नहीं कर पाएगा दोबारा। इसलिए युवक अपनी सजा स्वीकार करने का फैसला करता है और हेलमेप्पो उसका मजाक उड़ाता है। तब जोरो कहता है कि जब वो रिहा हो जाएगा तो वह युवक जीने की भीख मांगेगा। अगली सुबह नामी ने चुराई हुई वर्दी पहनी और ग्रैंड लाइन के नक्शे की तलाश में नेवी बेस में घुस गई। लफी भी ऐसा ही करने का इरादा रखता है और एक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करता है जो उसे आंगन में ले जाता है, जहां जोरो को एहसास होता है कि यह वही तलवारबाज है जिसने एक रात पहले नौसैनिकों से लड़ाई की थी। युवक उसे खोलने का फैसला करता है और उसे अपने बैंड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है समुद्री लुटेरे। हालांकि जोरो ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और खुलासा करता है कि जीवित रहने के लिए उसने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष समुद्री डाकुओं का शिकार करने में बिताए हैं। इसलिए लफी ने अपना मिशन जारी रखने का फैसला किया। आधार की खोज करते समय नामी बेनकाब हो जाता है और उसे गिरफ्तार होने से बचने के लिए 2 नौसैनिकों से लड़ना पड़ता है। उन्हें हराने के बाद वो उन दोनों के शरीर को छिपा देती है और लफी को उनके कमरे में गिरते हुए सुनती है। युवक ने पूरी बातचीत सुनी है और जानता है कि नामी भी उसकी तरह ही एक घुसपैठिया है, इसलिए दोनों एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं ताकि वे पकड़े न जाएं और मॉर्गन के कार्यालय की ओर बढ़ें। तभी कैप्टन नामी के सामने आता है और कहता है कि वो एस्कॉर्ट कर रही है। समुद्री डाकू को जेल भेजा गया। इस तरह वे एक्स हैंड से छुटकारा पा लेते हैं और लड़की उसके कार्यालय की चाबियां चुराने में भी सफल हो जाती है। इस बीच जोरो अपनी तलवार वापस पाने के लिए हेलमेप्पो के पीछे जाता है और उसे खत्म करने के बजाय युवक के बाल काटने का फैसला करता है। कप्तान के कार्यालय में घुसने के बाद लफी नामी को नक्शा ढूंढने में मदद करता है। समस्या यह है कि यह एक तिजोरी के अंदर फंस गया है और मॉर्गन को एहसास हो गया है कि उसके कार्यालय को तोड़ दिया गया है। जब वो दरवाजे को नष्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो समुद्री डाकू तिजोरी चुराने में कामयाब हो जाता है और वे दोनों खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं। दुर्घटना के बाद इस जोड़े पर नौसैनिकों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है। आपको उन्हें हराने के लिए एकजुट होना होगा। जबकि नामी दुश्मनों पर हमला करने के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करता है, लफी उन पर अपने रबर के हाथों और पैरों से हमला करता है, जिस बिंदु पर जोरो प्रकट होता है। युवक ने अभी अभी अपनी 3 तलवारें बरामद की हैं और लफी द्वारा मुक्त किए जाने के लिए धन्यवाद के रूप में उसकी मदद करने का फैसला किया है। जब वे अंततः सैनिकों को खत्म करने में कामयाब हो गए तो कप्तान प्रकट होता है और तीनों को उसे हराना होगा। तभी अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और नामी उन पर हमला कर देता है, जबकि लफी और जोरो योजना बनाते हैं कि मॉर्गन से कैसे छुटकारा पाया जाए क्योंकि वो बेहद मजबूत है। फिर जोरो अपनी 3 तलवारें निकालता है और उसे स्थिर करने में सफल हो जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी तभी स्ट्रॉ हैट अपने रबर पैर से उस पर हमला करता है और बूढ़ा व्यक्ति हार जाता है। लड़ाई जीतने के बाद तलवारबाज तिजोरी ले लेता है और नामी एक नाव चुरा लेता है ताकि समूह बच सके। अचानक हेलमेप्पो प्रकट होता है और गिरोह को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और कोबे से एक मुक्का खाने के बाद होश खो बैठता है। उस समय युवक अपने दोस्त को अलविदा कहता है और उससे कहता है कि वो नौसेना का सदस्य बनने के लिए बेस पर रहेगा। इसलिए तीनों अपने रास्ते पर चलते रहे और उस रात तिजोरी नामी के रहस्य को खोजने की घंटों कोशिश के बाद अंततः वो बहुमूल्य मानचित्र पर अपना हाथ जमाने में सफल हो जाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी नाव पर हमला होता है और लाल धुएं के गुबार के कारण चालक दल बेहोश हो जाता है। हालांकि बेहोश होने से पहले फ्लिफी मानचित्र को अपने शरीर के अंदर सुरक्षित रखने के लिए उसे निगलने में सफल हो जाता है। जब वे जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे एक लकड़ी के बक्से के अंदर फंसे हुए हैं और जब इसे खोला जाता है तो समूह को पता चलता है कि उन्हें एक विचित्र सर्कस में ले जाया गया है। उन्हें ये पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उन्हें एक द्वीप पर ले जाया गया है और दर्शक वास्तव में शहरवासी हैं जिन्हें बंदी बनाया जा रहा है। फिर छोटी गाड़ी प्रकट होती है और खुलासा करता है कि वह कई महीनों से ग्रैंड लाइन मानचित्र चुराने की योजना बना रहा था। हालांकि अब जब उन युवाओं ने पूरी मेहनत कर ली है तो सब कुछ आसान हो गया है क्योंकि वे मानचित्र का स्थान बताने से इनकार कर देते हैं। बगी ने उनसे अलग से पूछताछ करने का फैसला किया और लफी पर पूरे दर्शकों के सामने हमला होने वाला पहला व्यक्ति है। पुआल टोपी के हाथ और पैर बंधे हुए हैं और जोकर कहता है कि वह इसे तब तक खींचेगा जब तक यह उसे नहीं बता देता कि नक्शा कहां छिपा है। ये देखते हुए कि उसकी योजना काम नहीं कर रही है, बगी ने लुबी के भावनात्मक पक्ष से अपील करने का फैसला किया और अपने पागलपन के लिए एक युवा लड़के को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ले लिया। जब उसे पता चलता है कि छोटा लड़का मुसीबत में है तो समुद्री डाकू खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। तब सभी को पता चलता है कि बगी ने अकुमा नोमी को भी खा लिया है और उसके पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता रखता है। उस समय वह लफी को बेहोश करने के लिए लाल धुएं का उपयोग करता है और जब वह उठता है तो युवक को पता चलता है कि वह एक कांच के बक्से में फंस गया है जो समुद्री पानी से भर रहा है। अपने उपयोगकर्ताओं को महान शक्तियां देने के बावजूद अकुमा नोमी में एक खामी है। इस फल को खाने वाला हर व्यक्ति समुद्र के संपर्क में आने पर कमजोर हो जाता है। हालांकि वह जानता है कि वह हो सकता है। उस टैंक में समाप्त होने पर लफी ने जोकर को नक्शा देने से इनकार कर दिया और डूब गया। उस पल कुछ यादें याद आती हैं। एक बच्चे के रूप में लफी को एक दुष्ट समुद्री डाकू ने पकड़ लिया और समुद्र में ले गया। उस आदमी का इरादा उस युवक को डूबने के लिए वहीं छोड़ने का था, लेकिन अंत में उसे एक समुद्री राक्षस ने निगल लिया। लफी को अगला निशाना बनना था, लेकिन शैंक्स उसे बचाने में कामयाब रहे। वे समुद्र के बीच में एक छोटी सी नाव पर थे जब जीप पास आया और लाल बालों वाले आदमी की बाह को निगल लिया। हालांकि जब उसने समुद्री डाकू की आंखों में देखा तो राक्षस को खतरा महसूस हुआ और वह गहराई में लौट आया। इस बिंदु पर लफी को एहसास हुआ कि उसके दोस्त का हाथ निगल लिया गया था और जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद शैंक्स और उसका गिरोह एक नई यात्रा पर निकले और विदाई उपहार के रूप में उन्होंने लफी को अपनी स्ट्रॉ टोपी दी। उस क्षण से यह उस युवक का सबसे बड़ा खजाना बन गया।
जबकि लफी कांच के बक्से में फंसी हुई है, बगी का एक गुर्गा जोरों से पूछताछ कर रहा है और सबाजी का ध्यान भटका रहा है ताकि नामी पिंजरे से बाहर निकल सके और उस पर हमला कर सके। फिर युवती अपने दोस्त को मुक्त कर देती है और वे दोनों स्ट्रॉ हैट के पीछे चले जाते हैं। उसे खतरे में देखकर नामी अपने कर्मचारियों का उपयोग करती है कांच को तोड़ने के लिए और लफी ने मानचित्र को बाहर निकाल दिया। इसे पकड़ने के बाद बगी अपने शरीर को दर्जनों टुकड़ों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक का उपयोग जोरो और नामी पर हमला करने के लिए करता है। जब वह देखता है कि जोकर ने उसके साथियों के साथ क्या किया है, लफी उस पर हमला करता है, लेकिन वह भी हार जाता है। इस बिंदु पर उसके मन में बगियों के शरीर को अंदर फंसाने का विचार आता है। क्रेटन अपने दोस्तों की मदद से उसके हर हिस्से से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाता है। अंत में लफी ने जोकर के पास जो कुछ बचा था उसे तंबू से बाहर फेंक दिया और नक्शा पुनः प्राप्त करने में सफल हो गया। जाने से पहले तीनों ने ग्रामीणों को फ्रीज कर दिया, जो बेहद आभारी हैं। अब जब उनके पास नक्शा है तो उनका अगला गंतव्य ग्रैंड लाइन है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक जहाज की आवश्यकता है। इसलिए टीम ने गेको द्वीप पर रुकने का फैसला किया और नामी चोरी करने का सबसे अच्छा समय जानने के लिए स्थानीय सुरक्षा की जांच करता है। नाव शिपयार्ड के चारों ओर घूमने के दौरान लफी को सही जहाज मिल जाता है और उसकी मुलाकात उसोप से होती है। युवक जहाजों की सफाई का काम करता है, लेकिन उन सभी जहाजों के मालिक का अच्छा दोस्त होने का दावा करता है। जब वह हवेली में पहुंचता है तो बुची द्वारा युवक का स्वागत किया जाता है, जो उसे देखकर खुश नहीं होता है। सौभाग्य से कालिया ठीक समय पर आ जाता है और यूसुफ और उसके दोस्तों को आमंत्रित करता है और उसकी जन्मदिन की पार्टी। क्लेयर हेडोर लड़की का बटलर है और उसे यह विचार थोड़ा भी पसंद नहीं है। जब से कायलान के माता पिता की मृत्यु हुई, वह लड़की का कानूनी प्रतिनिधि और उसे खुश करने के लिए वो व्यक्ति जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करती है बन गया है। वो शाम से नए मेहमानों को स्वीट में ले जाने के लिए कहता है ताकि वे रात के खाने के लिए तैयार हो सके। कुछ मिनट बाद यूएसओपी काया से उसके कमरे में मिलने के लिए एक गुप्त मार्ग का उपयोग करता है और उसे उसके जन्मदिन का उपहार देता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो युवती को खांसी होने लगती है और वह तभी ठीक होती है जब वह चाय पीती है जो क्लेहिडन उसके लिए तैयार करती है। 3 साल पहले कालिया बहुत बीमार हो गई और कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर पाई। घंटों बाद गिरोह बॉलरूम में अन्य मेहमानों के साथ शामिल हो जाता है और नामी मिस्टर मैरी से मिलता है, जो कायलान के वित्त की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। उस व्यक्ति ने कई वर्षों तक परिवार के लिए काम किया है और वो लड़की का बहुत प्रिय भी है। अब जब वो 18 साल की हो रही है तो काया अपने माता पिता की पूरी संपत्ति की मालिक बन जाएगी और मैरी उसे कुछ दस्तावेजों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है जिस पर वह हस्ताक्षर करना चाहती है, लेकिन क्लेहिडन द्वारा या रात के खाने का समय होने पर उसे रोक दिया जाता है। लेकिन वो विशेष रूप से काया के लिए बनाया गया नीला सूप परोसती है, क्योंकि युवा महिला को बहुत सख्त आहार लेना पड़ता है। हालांकि जब वो खाने वाली होती है उसे खांसी होने लगती है और उसे उसके कमरे में ले जाया जाता है। चूंकि देर हो रही है, वो उसोप और उसके दोस्तों को हवेली में रात बिताने के लिए आमंत्रित करती है और पार्टी के अंत में क्लेयर होडोर मैरी से बात करने जाती है। ये जानते हुए कि वो आदमी काया को शिपयार्ड स्थानांतरित करने से रोकने की कोशिश करेगा, बटलर ने अपने पंजे दिखाने का फैसला किया और मैरी की पीठ में छुरा घोंपा। अपने शरीर के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद बुग्गी को हमारे लॉन के एक गुर्गे से मिलने का मौका मिलता है और वह उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब वो फिशमैन को ढूंढता है तो बगी को पता चलता है कि जिस शहर पर उसने कब्जा कर लिया था वह उसका था और एर्लोंग ने उसे बचाने की कोशिश में उसे खत्म करने का फैसला किया। अल्फ द क्लाउन ये जानने का दावा करता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा हमें लंबे समय तक खोजने में मदद करने के लिए कहा है। सुबह के शुरुआती घंटों में लफी भोजन की तलाश में अपने कमरे से बाहर निकलता है और जोरो रम की बोतल की तलाश में जाता है। संयोगवश दोनों मिलते हैं और रसोई की ओर एक साथ चलते हैं। इस बीच मम्मी हवेली में कुछ वस्तुओं को साफ करने का अवसर लेती है, लेकिन जब वह गलती से कैश रूम में प्रवेश करती है तो उसे पता चल जाता है। यहाँ तक कि जब उसे पता चलता है कि नामी एक चोर है, तब भी लड़की उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखती है। इसके बजाय काया अपने मेहमान के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करती है। अंत में दोनों एक हो जाते हैं। दोस्तों, जब वो रसोई में आता है दोनों साथी उसोप को ढूंढते हैं और युवक उन्हें बताता है कि हवेली के तहखाने में एक शराब का तहखाना है। फिर जोरो उसे वहां मार्गदर्शन करने के लिए कहता है और लफी काया के लिए बनाए गए सूप के बर्तन को खाने के लिए रसोई में रुकता है। जगह की खोज करते समय यूसुफ मैरी के शरीर पर ठोकर खाता है और फिर क्लेहिडॉन प्रकट होता है। उस आदमी का नाम वास्तव में क्यूरो है और वह ब्लैक कैट पायरेट्स का कप्तान हुआ करता था। नौसेना ने कहा कि मॉर्गन द्वारा समुद्री डाकू का सफाया कर दिया गया था, लेकिन जाहिर तौर पर वह खात्मे से बचने में कामयाब रहा। सच्चाई का पता चलने पर जोरो जल्दी से अपनी तलवारें निकाल लेता है, लेकिन शाम उसके पीछे से चुपचाप आता है और उस पर बोतल से हमला करता है। यूसुफ अगला लक्ष्य है, लेकिन युवक भागने में सफल हो जाता है और मदद के लिए दौड़ता है। क्लेहिडॉन या फिर अपने गुर्गे को आदेश देता है कि वह मैरी को तलवारबाजों के शवों के साथ गड्ढे में फेंक दे ताकि वे कभी न मिलें। मदद मांगने के लिए शहर में इधर उधर दौड़ते समय यूएसओपी की मुलाकात कोबी और हेलमेट पो से होती है, जो अब नौसेना कैडेट हैं और उन्हें लफी पर कब्जा करने के मिशन के साथ द्वीप पर भेजा गया है। आश्वस्त है कि वे अच्छे लोग हैं, ओसॉफ ने खुलासा किया कि उसका दोस्त खतरे में है और मरीन से बटलर को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए कहता है। कल्याण के साथ लंबी बातचीत के बाद मामी रसोई में जाती है और देखती है कि लफी बेहोश हो गई है। अचानक क्लेहिडॉन और उसके साथी प्रकट होते हैं और लड़की को तीनों की बातचीत से छिपना पड़ता है। नामी समझता है कि सूप लफी 8 को जहर दिया गया था और बटलर गुस्से में है क्योंकि उसका इरादा इसे काया को देने का था। तभी कोबे दरवाजे की घंटी बजाता है और बटलर दरवाजा खोलने जाता है। जब वो उसे ढूंढता है तो ओएसओबी कहता है कि क्लेहिडन वो समुद्री डाकू है जो उसके दोस्त को खत्म करना चाहता है, लेकिन चूंकि उसके पास अपने आरोपों का कोई सबूत नहीं है इसलिए मरीन कार्रवाई नहीं कर सकते। तब हेलमेपो कहता है कि समूह को एक भगोड़े को पकड़ने के लिए भेजा गया है। लफी को बुलाया गया और मरीन से छुटकारा पाने के प्रयास में क्लेयर हेडोर ने उस युवक को उनके हवाले कर दिया।
उस समय नामी ने शाम के अकेले होने का फायदा उठाकर उस पर फ्राइंग पैन से हमला कर दिया और उसोप ने काया को उस खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए दौड़ लगाई। जब उसे पता चला कि जिस आदमी पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है वो उसे खत्म करने की योजना बना रहा है, लड़की सदमे में चली जाती है और उसका सिर तभी झुक जाता है जब नामी प्रकट होती है और उसे बताती है कि क्लेहिडन इतने वर्षों से चाय के माध्यम से काया को जहर दे रहा है। तीनों ने भागने के लिए तुरंत गुप्त मार्गों में से एक का उपयोग किया, लेकिन जब लड़की को खांसी होने लगी तो बटलर ने उन्हें ढूंढ लिया। सौभाग्य से वे हमलों से बच निकलने और कायलान के माता पिता के पुराने कमरे तक पहुंचने में कामयाब रहे। हमला होने के कुछ घंटों बाद जोरो जाग जाता है और कुएं की सतह पर चढ़ना शुरू कर देता है। नौसेना के जहाज पर वापस जाते समय कोबे को आश्चर्य होने लगा कि क्या उस आपने जो कहा वो वास्तव में सच था, और अचानक लफी अपने द्वारा खाए गए सभी सूप से छुटकारा पाने के बाद जाग जाता है। युवक ठीक होने में सफल हो जाता है। इसके तुरंत बाद जोरो प्रकट होता है और वे दोनों हवेली लौट आते हैं। इस बीच क्लेटोर उस कमरे में पहुंचता है जहां तीनों छिपे हुए हैं। तीनों युवाओं को उस आदमी की बात सुनते समय पकड़े जाने से बचना होगा, पूरी जगह को नष्ट करना। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे लंबे समय तक छिप नहीं पाएंगे तो काया और नामी ने दुश्मन से मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन अंततः पकड़े गए। घर में घुसने के बाद जोरो और लफी अपने दोस्तों की तलाश में अलग हो जाते हैं। तलवारबाज अंततः शाम और बुची को मिल जाता है। उसे समुद्री डाकुओं से लड़ना है, जबकि स्ट्रॉ हैट क्लेहिडॉन का सामना करता है या बड़ी कुशलता और निपुणता के साथ। जोरो अपनी तलवारों की मदद से दुश्मनों को हराने में कामयाब होता है और अपने गिरोह के बाकी सदस्यों को खोजने के लिए निकल पड़ता है। इस बिंदु पर लफी क्लेयर होडोर द्वारा काटे जाने से बचने की कोशिश कर रहा है और उसकी बाहों को पकड़ने के बाद उसे हवेली से बाहर फेंकने के लिए अपने ही सिर का इस्तेमाल करता है। धोखेबाजों को पकड़ने के बाद लफी और उसके दोस्तों को भागना पड़ा, क्योंकि नौसेना को पहले से ही पता था कि वे उस द्वीप पर हैं। समुद्री डाकुओं द्वारा की गई सभी मदद के इनाम के रूप में काया ने उन्हें एक जहाज देने का फैसला किया और चालक दल ने उसोप को अपनी यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। काया को अलविदा कहने के बाद युवक अपने नए दोस्तों के साथ ग्रैंड लाइन की ओर चला जाता है और लफी अपने पहले समुद्री डाकू जहाज का जश्न मनाता है। अचानक उसके जहाज पर हमला होने लगता है और लफी को पता चलता है कि यह उसके दादा है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोधित होकर गार्ड ने तोप का गोला फेंका अपने नंगे हाथों से युवक का जहाज, लेकिन पुआल टोपी उसके शरीर के साथ एक गुब्बारा बनाती है और दुश्मन जहाज पर हमला वापस कर देती है। इस तरह वो एक पाल को गिराने में सफल हो जाता है। नौसैनिक अधिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इसके लिए धन्यवाद। समुद्री डाकू भागने में कामयाब रहे और कुछ घंटों की यात्रा के बाद बैराटिया नामक एक समुद्री रेस्तरां में रुकने का फैसला किया। रसोइयों में से एक वास्तव में सेंजी नामक एक युवक है, जिसकी प्रतिभा को शेफ जेफ ने ठीक से नहीं पहचाना है। एक और व्यंजन पकाने के बाद जो मेनू में नहीं है, सेंजी को टेबल पर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया जाता है और उसे अपने अविश्वसनीय का उपयोग करना पड़ता है। दो ग्राहकों के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए मार्शल आर्ट कौशल। ये देखकर कि वो लफी से भटक गया है, गार्ड ने दुनिया के सबसे अच्छे तलवारबाज मिहोक से संपर्क किया। गार्ड ने उस आदमी को स्ट्रॉ हेड पर कब्जा करने का आदेश दिया। वो आदमी इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी तलवार से पूरे जहाज को नष्ट कर सकता है और दावा करता है कि उसका मिशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। उस रात मिहोक बैरियर पर पहुंचता है और यूएसओपी को सुनता है, कुछ कहानियां सुनाता है जो उसने लफी के समुद्री डाकू बनने के बाद से अनुभव की हैं। फिर वो युवक से उसे अपने दल से मिलवाने के लिए कहता है और कहता है कि उसका मिशन लफी को नौसेना में शामिल करना है। उस आदमी को अपनी छाती पर क्रॉस के साथ देखकर जोरो तुरंत उसे पहचान लेता है और उसे तलवार द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। युवक ने खुलासा किया कि जब से वो बच्चा था उसका सबसे बड़ा सपना मिहोक को लड़ाई में हराना और दुनिया के सबसे महान तलवारबाज का खिताब हासिल करना रहा है। वो आदमी चुनौती स्वीकार करता है और कहता है कि जोरा को सुबह होते ही खत्म कर दिया जाएगा। लफी को खबर बताने के बाद युवक लड़ाई की प्रतीक्षा करते हुए मुश्किल से सो पाता है और अगली सुबह वह सहमत स्थान पर मिहोक से मिलता है। जब लड़ाई शुरू होती है तो आदमी लड़ने के लिए एक छोटी तलवार का उपयोग करता है और दावा करता है कि जोरो अपने लघु कैटाना के साथ भी महान यूरू का सामना करने के योग्य नहीं है। मिहोक युवक को घायल करने में सफल हो जाता है, लेकिन जोरो पीछे नहीं हटता। युवक की जिद से प्रभावित होकर तलवारबाज अपनी यूरू निकालता है और उसका उपयोग जोरो की 3 तलवारों में से 2 को नष्ट करने में करता है। जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है तो इनामी शिकारी अपनी हार स्वीकार कर लेता है और अपनी बाहें खोल देता है ताकि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे मार सके। उस समय मिहोक जोरो के पेट में गहरा घाव करता है और कहता है कि अभी उसके नष्ट होने का समय नहीं आया है। जाने से पहले वो जोरो को अपना प्रशिक्षण जारी रखने की सलाह देता है और कहता है कि वो उससे दोबारा लड़ने का इंतजार करेगा। अपने दोस्त को गिरते हुए देखकर गिरोह उसे जहाज में ले जाता है और लफी मदद की तलाश में बैरेटियर लौट आता है। चूंकि रेस्तरां में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए सेंजी और जेफ ने उसकी मदद करने के लिए वहां जाने का फैसला किया। घाव पर सिलाई करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति इसे ढकने के लिए मछली की खाल का उपयोग करता है और जोरो के दोस्त उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। घंटों बाद अरलोंग अपने समूह के 2 अन्य सदस्यों के साथ बैरियर पर पहुंचता है और धमकी देता है कि अगर जेफ ने लफी के ठिकाने का खुलासा नहीं किया तो वह ग्राहकों को खा जाएगा। तभी नामी रेस्तरां में है और उसे जानकारी देने के लिए दौड़ती है। कप्तान, वह कहती है कि चालक दल को तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन लफी ने उसकी वजह से निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने से इनकार कर दिया, इसलिए वह अरलोंग के पीछे जाता है और उसे पता चलता है कि बुग्गी का एक कान इस समय उसकी टोपी में छिपा हुआ है। इस तरह मछली वाला उसे ढूंढने में कामयाब रहा। जब हमारा लॉन्ग विचलित होता है तो जीफ उन पर गोली चलाने का अवसर लेता है, लेकिन उसकी गोली से शार्क को तुरंत कोई खरोंच नहीं आती है। कर्रुबी बूढ़े व्यक्ति पर हमला करता है और सेंजी अपने मालिक की रक्षा में उस पर कूद पड़ता है।
रसोइया के पराजित होने के बाद लफी शार्क पर हमला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका इससे कोई मुकाबला नहीं है। युवक को प्रतिष्ठान से बाहर निकाल दिया जाता है और जब उसे हटाया जाने वाला होता है तो नामी प्रकट होती है और उसे सूचित करती है कि वह नक्शा चुराने में कामयाब रही है। तभी क्रू को पता चलता है कि वह युवती लंबे समय से हमारे लिए काम कर रही है और वह शार्क को लफी को खत्म न करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है। घंटों बाद जोरो जागता है और उसे नामी के बारे में सच्चाई का पता चलता है। धोखा दिए जाने के बाद भी स्ट्रॉ हैट का मानना है कि उसका दोस्त अरलोंग का एक और शिकार था और उसने जाकर उसे बचाने का फैसला किया। अपने जहाज में ईंधन भरने के बाद चालक दल रवाना होने की तैयारी कर रहा था, तभी सेंजी आया और उन्हें सूचित किया कि वह उनके साथ शामिल होगा। क्रूज का आधिकारिक रसोइया बनने के लिए नामी को ढूंढने में मदद करने के लिए समुद्री डाकू बगी की मदद लेंगे, जो उन्हें मछली पुरुषों के अभयारण्य का रास्ता दिखाएगा। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक गांव से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें नामी मिलता है, जो ग्रामीणों से कर इकट्ठा करता है। कोकोयशी गांव में हर कोई उस लड़की से नफरत करता है, यहां तक कि उसकी अपनी बहन भी। गांव में अपने पूर्व साथियों को देखकर नामी उन्हें जाने का आदेश देती है और कहती है कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। यह महसूस करते हुए कि युवती सच नहीं बोल रही है, लफी ने अपनी बहन से मिलने का फैसला किया और नागिको को वो सब कुछ बताने के लिए मना लिया जो वह जानती है। जब वे दोनों बच्चे थे तो उनके गांव पर अरलोंग के गिरोह ने आक्रमण कर दिया और सभी ग्रामीणों को जीवित रहने के लिए कर देना पड़ा। चूंकि लड़कियों के पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लड़कियों की मां ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया ताकि वे जीवित रह सकें। इस कहानी को सुनने के बाद समूह को आश्चर्य होता है कि नामी उस व्यक्ति के लिए क्यों काम कर रही है जिसने उसकी मां को खत्म कर दिया, और लफी को यकीन है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उस रात लड़की हमें उनके द्वारा किए गए सौदे की याद दिलाती है और कहती है कि वह कोकोयशी विलेज को खरीदने के लिए 100 मिलियन जामुन इकट्ठा करने में कामयाब रही। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मामी ने ये सारा पैसा इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की है। अरलोंग ने उसे जाकर इसे इकट्ठा करने और मंदिर में वापस ले जाने के लिए कहा। फिर जब युवती अपना भुगतान लेने जाती है तो शार्क करूबी को नेजुमी और नेवी एजेंट के पीछे जाने का आदेश देती है जो गांव के बाहरी इलाके में है। कुछ मिनट बाद नामी अपनी मां की कब्र पर पहुंचती है और खुदाई शुरू कर देती है। जब वो एक संदूक बाहर निकालती है तो नागिको प्रकट होती है और अपनी बहन को ये बताने का आदेश देती है कि खोजे जाने के बाद वह उस सारे पैसे के साथ क्या कर रही है। युवती का कहना है कि जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो उसने अरलोंग के गिरोह के लिए काम करने की पेशकश की क्योंकि उसके पास नक्शे बनाने की बहुत अच्छी क्षमता थी। उसकी सेवा के बदले में सुनामी को कोकोयशी गांव को 100 मिलियन बैरीज में खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे उसे अपने लोगों को आजाद कराने का मौका मिलेगा। सच्चाई का पता चलने पर नागिको को इतने वर्षों तक अपनी बहन से नफरत करने के लिए दोषी महसूस होता है और वह उससे माफी मांगती है। उस समय नेजुमी अन्य नौसैनिकों के साथ प्रकट होता है और यह कहकर खजाना जब्त कर लेता है कि पैसा चोरी हो गया है। जब वो उन लोगों को पैसे लेते हुए देखती है जिसे बचाने में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया है तो नामी निराश हो जाती है और समुद्र तट की ओर भाग जाती है। हालांकि वे पहले ही भागने में सफल हो गए थे। तभी लफी पहली बार अंदर आती है। उसका जीवन नामी कबूल करती है कि जब वो अपने दोस्तों को उसकी मदद करने के लिए तैयार देखती है तो उसे मदद की जरूरत होती है। सब कुछ करने के बाद युवती द्रवित हो जाती है और उसे तब और भी अधिक आश्चर्य होता है जब वो देखती है कि गांव वाले स्वयं उसका समर्थन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उस सुबह पांचों दोस्तों ने अभयारण्य पर आक्रमण किया और मछुआरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो गए। लफी और नामी अरलोंग के पीछे जाते हैं जबकि टीम के बाकी सदस्य उसके अनुयायियों से भिड़ते हैं। इस बिंदु पर यूएसएएफ चू द्वारा पीछा करना शुरू कर देता है और उसे खोने की उम्मीद में जंगल में भाग जाता है। जब वो अरलोंग से मिलता है तो लफी उस क्रूरता से क्रोधित हो जाता है जिसके साथ वह नामी के साथ व्यवहार करता है। फिर वो अपने दोस्त को आदेश देता है कि वह शार्क को खत्म करते समय वहां से निकल जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन सभी लोगों के साथ किया था जिन्होंने बाहर उसके दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। जबकि जोरो और सेंजी ने अपने विरोधियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, बुग्गी अपने शरीर को बरामद करने में सफल हो गया और जंगल में भाग गया। उसोक को च्यू द्वारा फेंके गए पे के कई विस्फोटों से बचना है और समाप्त होने का नाटक करना है ताकि वो अपनी विस्फोटक आग की गोली से उस पर हमला कर सके। अरलोंग को चोट पहुंचाने की कुछ मिनटों की कोशिश के बाद लफी को एहसास हुआ कि उसके प्रहारों का कोई असर नहीं हो रहा है और वह एक नई योजना का पालन करने का फैसला करता है। वो उन स्तंभों को नष्ट करने के लिए अपनी महाशक्तियों का उपयोग करता है। महल की रिपोर्ट करें और पूरी इमारत को दहा दें। हमले को रोकने की कोशिश में हम लंबे समय तक समुद्री डाकू की ओर दौड़ते हैं, लेकिन लफी अपने रबर पैर का उपयोग करके उस पर हमला करता है और उसकी हवेली को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। उस पल में पूरी इमारत ढह जाती है। चालक दल को लगता है कि उनका कप्तान समाप्त हो गया है, लेकिन जब लफी मलबे से बाहर आता है तो सभी को राहत मिलती है। अब जब गांव वाले आजाद हो गए हैं तो उन्होंने जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी और नौसेना ने जश्न में खलल डाल दिया। इसके बाद गार्प अपने आदमियों को चालक दल को घेरने का आदेश देता है और लफी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। बूढ़े ने अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। उनके पोते ने उनके नक्शे कदम पर चलने और समुद्री बनने के बजाय समुद्री डाकू बनना चुना। हालांकि वो बूढ़ा है और उसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है, गार्प लफी से अधिक शक्तिशाली साबित होता है और हर बार जब वह युवक को मुक्का मारता है तो उसे दूर फेंक देता है। कुछ प्रहारों के बाद स्ट्रॉ हैट मुश्किल से हिल पाता है और फिर भी वह कहता है कि वह अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगा। युवक वादा करता है कि वह जल्द ही एक टुकड़ा ढूंढ लेगा और मुस्कुराने लगता है क्योंकि वह खुद को समुद्री डाकुओं का राजा होने की कल्पना करता है। उस पल में गार्प अपने पोते को देखता है और गोल्ड रोजर को याद करता है, जिसने उन्मूलन के बावजूद भी अपनी आंखों की चमक कभी नहीं खोई। तुरंत वाइस एडमिरल ने लफी को मुक्त कर दिया और उसे अपने रास्ते पर जाने देने का फैसला किया। युवक को अलविदा कहने के बाद उसने अपने आदमियों को अरलोंग और उसके अनुयायियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
अगली सुबह कोबे अपने पुराने दोस्त को खबर देने जाता है और लफी यह जानकर रोमांचित हो जाता है कि उसका चेहरा एक वांछित पोस्टर पर है। दोनों दोस्तों को गले लगाने के बाद एक बार फिर अलविदा कहते हैं और कप्तान अपने गिरोह को खबर बताने जाता है। अब जब लफी के सिर की कीमत 30 मिलियन बैरीज है तो अनगिनत इनामी शिकारी उसके और उसके दल के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन उसे चिंता नहीं है। अपने अगले साहसिक कार्य पर निकलने से पहले स्ट्रॉ हैट को अपने साथियों से एक उपहार मिलता है और उसे अपने जहाज के लिए व्यक्तिगत बिक्री मिलती है। बहुत खुश होकर उसे लगता है कि अपने मिशन में सफल होने के लिए उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। तो आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा? इसे नीचे टिप्पणियों में छोड़ें और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं।